वेलकम बैक। स्वागत है आपका। हम देखेंगे कि टॉपर कैसे लिखते हैं, है ना। 10वीं का पेपर है सामाजिक विज्ञान का, जो हम सॉल्व करने वाले हैं। हमने कुछ तो सॉल्व कर लिया था। 5 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए थे, है ना, जिसमें रिक्त स्थान हो गए थे, एमसीक्यू हो गए थे, मैचिंग हो गई थी। ये सारी चीज़ें, वन वर्ड वगैरह हमने कर लिए थे। अब हम आज देखेंगे कि 2 मार्क्स के आंसर कैसे लिखने हैं। 2 मार्क्स के आंसर में पहला ये है कि जैव संसाधनों के नाम लिखिए। तो हम देखेंगे टॉपर ने क्या लिखा है, और क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। जैव संसाधनों के नाम लिखिए। और अथवा में कौन सा दिया गया है, तो सतत पोषणीय विकास क्या है। ठीक है ना, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। और देखते हैं, इसमें हमारे टॉपर ने लिखा है एक आंसर, जो कि है, ये क्या हो जाता है, लाइन आ जाती है, सॉरी। हम्म प्रश्न है 6वां, जो कि है सतत पोषणीय विकास। इन्होंने लिखा है, इन्होंने जैव संसाधन नहीं लिखा है, सतत पोषणीय विकास। ठीक है, तो क्या होता है, अगर हम नॉर्मली भाषा में समझे तो सतत पोषणीय विकास क्या है कि ऐसा विकास जो कि मतलब नुकसान न पहुंचाए, और जो अपनी भावी पीढ़ी है उनके लिए भी संसाधन बचा के रखे, है ना। कि ऐसा नहीं दोहन करते जाना है, अति दोहन करना है संसाधनों का, ऐसा नहीं करना है ना। तो सतत पोषणीय विकास का मेन अगर देखें तो मोटो यही है। देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। सतत पोषणीय विकास जो है, तो उसका तात्पर्य ऐसे विकास से है जो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हो। कैसा हो, जो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हो, और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। तो विकास कैसा हो, जो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हो, और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की जो भी आवश्यकता है उसकी अवहेलना ना करे। जो भी हम वर्तमान में विकास कर रहे हैं, तो वो जो भविष्य की आवश्यकताएं हैं ना, उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। एक तो किसी को हम, सतत पोषणीय विकास क्या होता है, सतत पोषणीय विकास वो है जो कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए। और अगर जो वर्तमान में अपन विकास कर रहे हैं ना, तो वर्तमान में विकास की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जो भविष्य में हमारी पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकता की हम अवहेलना ना करें। तो ये क्या है, सतत पोषणीय विकास। तो ये हमारा 6वां आंसर कंप्लीट हो गया, जैसा कि टॉपर्स ने लिखा है, टॉपर ने लिखा है। और हम देखते हैं, ये हम देख लेते हैं जैव संसाधन क्या है, क्योंकि इन्होंने इसका आंसर नहीं दिया है। तो जैव संसाधन क्या होते हैं, जो जैविक होते हैं, जीव मंडल से जो हमें प्राप्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, जैव संसाधन होते हैं। जिसमें हम अगर मान लें तो जान होती है, उनको भी हम जैव संसाधन कहते हैं ना। तो इसमें मनुष्य आते हैं, मनुष्य के बाद वनस्पति आती है, मछलियाँ, प्राणी जात, पशुधन, ये सारे क्या कहलाते हैं, जैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी की दो विशेषताएं, जलोढ़ मिट्टी जो है उसकी हमको दो विशेषताएं लिखनी है। ठीक है ना। और अथवा में क्वेश्चन क्या है, मृदा अपरदन किसे कहते हैं। तो टॉपर्स ने क्या लिखा है, जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं लिखी है ना। हम देखते हैं अभी, ये देखिए, जलोढ़ मिट्टी की दो विशेषताएं लिखिए। तो इन्होंने ये वाला आंसर अटेम्प्ट किया है, और इन्होंने यहाँ पे प्रश्नोत्तर क्रमांक डाला है 7, और उसके बाद इन्होंने आंसर लिखा है। कैसे लिखा है, जलोढ़ मिट्टी की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्या है, तो जलोढ़ मिट्टी चूना, पोटास, फॉस्फोरस से युक्त होती है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा है कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है, चूना, पोटास, फॉस्फोरस से युक्त होती है, अतः यह बहुत उपजाऊ होती है। तो जलोढ़ मिट्टी कैसी होती है, चूना होता है, पोटास होता है, फॉस्फोरस होता है, बहुत ही क्या होती है, उपजाऊ होती है। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या लिखा है कि जलोढ़ मिट्टी दलहनी फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, और संपूर्ण जो भी उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ मृदा से बना है। जो हमारा उत्तरी मैदान है, जैसे गंगा का मैदान हो गया, वो सा क्या है, तो जलोढ़ मृदा से बना है। यह मिट्टी 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों, जैसे सिंधु तंत्र हो गया, गंगा, ब्रह्मपुत्र के लाए गए निक्षेपों से बनती है। इन्होंने 3 तंत्र बता दिए हैं, और सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र से लाए गए निक्षेपों से बनती है। ये 3 तंत्र हमारे
उत्तरी क्षेत्र में है, अगर हम भारत का नक्शा देखें तो। सिंधु नदी तंत्र, ये जैसे अगर जम्मू कश्मीर यहाँ से देखें तो ये नक्शा मैंने इतना अच्छा नहीं बनाया है, पर भी सिंधु नदी तंत्र यहाँ जाता है, फिर गंगा नदी तंत्र उत्तराखंड से होता हुआ जाता है, और ब्रह्मपुत्र चीन नॉर्थ ईस्ट से होता हुआ आ जाता है। तो ये पूरा उत्तर का क्षेत्र क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या लिखा है, इन्होंने अपने आंसर में लिखा है जलोढ़ मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, चूना पोटास फॉस्फोरस। इन्होंने लिखा उपजाऊ होती है, दलहनी फसलों के लिए उपयुक्त है, उत्तरी मैदान में पाई जाती है, और 3 नदी क्षेत्र भी इन्होंने लिख दिए कि कौन-कौन से जो नदी तंत्र है वो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब हम आंसर देख लेते हैं एक और, जो हम अगर ऐसा लिखना चाहें, टॉपर्स ने बहुत ही अच्छा लिखा है, इन्होंने वही इसी का पॉइंट बना दिया है। देखिए, यह मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी होती है, और क्या-क्या पाया जाता है, चूना, पोटास, फॉस्फोरस। ठीक है ना, उन्होंने इससे भी ज़्यादा आंसर लिखा है, तो वो बेटर ही आंसर है। पर अगर आप पॉइंट में बनाना चाहें, और मतलब ज़रूरी नहीं है 2 ही पॉइंट लिखें, आप 4 पॉइंट, 5 पॉइंट भी ऐसे कर के डाल सकते हैं। ठीक है, और मृदा अपरदन किसे कहते हैं, उन्होंने इसका आंसर नहीं लिखा है क्योंकि अथवा में था ये। तो हम देख लेते हैं क्या होता है। मिट्टी का कटाव, अपरदन क्या होता है, कटाव ही होता है। बहाव या उड़कर अन्य स्थान पर पहुंच जाना मृदा अपरदन कहलाता है। मिट्टी का कटाव या फिर मिट्टी का क्या हो गया, बहाव हो गया, या उसे उड़ाकर अन्य स्थान पर उसका पहुंच जाना ही क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। और मृदा अपरदन के कारण क्या होता है, भूमि जो है वो, भूमि का उपजाऊपन कम हो जाता है। मतलब जो ऊपरी भाग होती है वो उपजाऊ होती है, वो कट के बह कर ऊपर से अगर कहीं चली जाती है, अन्य स्थान पे चली जाती है, तो उपजाऊ पन उसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और कब होता है, अत्यधिक मात्रा में बारिश का होना भी मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है। मुख्यतः अपन ने देखा है कि जब बारिश ज़्यादा होती है तो मृदा अपरदन होता है। और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि जब बहुत जैसे पवन द्वारा होता है ना, बारिश होती है उसके द्वारा होता है, और इसकी रोकथाम के उपाय भी हैं। हम उस पे नहीं जाएंगे, हम अपना आंसर देखेंगे। मिट्टी का कटाव, बहाव या उड़कर अन्य स्थान पर पहुंच जाना क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झूमिंग कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है। और अथवा में क्वेश्चन है, वाणिज्यिक कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। झूम कृषि हमको पता है, आप लोगों ने जैसे कि पेड़, झूम कृषि क्या है, ज़्यादातर जनजातीय लोग करती हैं, और इसमें क्या होता है झूम कृषि में कि जैसे पेड़ लगे होते हैं तो उनको जलाकर अ, उस स्थान पे क्या होता है, बुवाई कर दी जाती है ना, और फिर उसकी कटाई कर लेती है। ऐसा भी माना जाता है, आदिवासी जो लोग होते हैं जो भी झूम कृषि करते हैं, वो ज़मीन पर हल नहीं चलाते हैं, है ना, उसको, इसीलिए भी झूम कृषि करते हैं वो लोग। ठीक है, और दूसरा क्या है इसमें, वाणिज्यिक कृषि की विशेषता है। वाणिज्यिक कृषि क्या होती है, कॉमर्शियल, मतलब कि जो कि क्या होते हैं, जिसमें अनाज या खाद्यान्न नहीं उत्पन्न करते हैं, जो भी वाणिज्य के लिए ज़रूरी है ऐसी फसलों की पैदावार करते हैं, तो वो वाणिज्यिक कृषि कहती और कहते हैं उसको। और इसकी विशेषताएं क्या हैं वो देखते हैं। देखते हैं टॉपर्स ने कौन सा आंसर दिया है। ये भी हमारा 2 नंबर का ही है। ठीक है, तो आंसर है ना, छोटे ही देना है, ज़्यादा बड़े नहीं देना है, ताकि हमारे जो बात के क्वेश्चन हैं हम वो भी अटेम्प्ट कर लें, और हमारा कोई भी पेपर छूटे नहीं। तो इन्होंने झूम कृषि के अन्य नाम नहीं लिखे, इन्होंने लिखे है वाणिज्यिक कृषि की विशेषताएं। क्या लिखा है, वाणिज्यिक कृषि की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। यहाँ आप देखिए, जो अथवा वाला है वहाँ अथवा डाल दिया है। अगर ऊपर वाला आंसर ये अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन, तो अथवा नहीं डालते हैं। ठीक है, आप भी इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये है कि यह कृषि ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहाँ जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। जहाँ जनसंख्या का दबाव क्या होता है, अधिक होता है, ऐसे क्षेत्रों में की जाती है। कौन सी कृषि, वाणिज्यिक कृषि। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो अधिक मात्रा में फसल का उत्पादन करना है और उसे एकत्रित करके बेचना है। इस कृषि में अधिक मुद्रा की भी प्राप्ति होती है। ठीक है, जहाँ पे जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, और दूसरा क्या है कि फसल, अधिक मात्रा में फसल का उत्पादन करना और अधिक मुद्रा की भी प्राप्ति करना, इसका वाणिज्यिक
कृषि की विशेषताएं हमको लिखनी थी। तो वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बड़े पैमाने पर होता है। फसल उत्पादन भी होता है, पशुपालन हम जो भी करेंगे वो क्या करेंगे, बड़े पैमाने पर करेंगे। कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उत्पादों को बेचना होता है। ठीक है ना। वाणिज्यिक कृषि का संबंध वाणिज्य से ही अगर निकालें तो मुख्यतः क्या होता है कि जो भी हम अपनी फसल उत्पादन करें उनका हम क्या कर सके, विक्रय कर सके। दूसरा क्या है, इस कृषि में भूमि का आकार बड़ा होता है। इस कृषि में आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है। भूमि भी बहुत बड़ी होती है और आधुनिक जो मशीनें हैं उनका प्रयोग करके हम अधिक उत्पादन करते हैं। इस कृषि में मजदूरों के द्वारा काम करवाया जाता है और रासायनिक खादों और उर्वरकों की आवश्यकता पड़ने में कीटनाशक दवाइयों का भी प्रयोग किया जाता है। मतलब सीधा सीधा बात है, वाणिज्यिक कृषि हमने अगर कहें तो जैसे कि हम क्या करते हैं कि कॉटन का उत्पादन करते हैं, है ना, जो मतलब खाद्यान्न नहीं हो वाणिज्यिक कृषि के अंतर वो अंतर्गत करते हैं और इनका जो उत्पादन होता है बृहद स्तर पे होता है। ठीक है। तो ये है वाणिज्यिक कृषि और इनके हमें क्या लिखनी थी, दो विशेषताएं। हमने टॉपर्स का भी आंसर देखा है। ठीक है ना। इन्होंने बहुत ही अच्छे छोटे मतलब 2 पॉइंट बना दिए और अपना मेन वो आंसर दे दिया था। अब हमें क्या देखना है कि नाइन्थ क्वेश्चन कौन सा है। तो नाइन्थ क्वेश्चन है बी निर्माण उद्योग के दो महत्व लिखिए, या फिर इसके अथवा में क्या है, वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव लिखिए। ठीक है। तो जो टॉपर्स है उन्होंने लिखा है विनिर्माण उद्योग का महत्व। ठीक है। विनिर्माण उद्योग कंस्ट्र इधर देखिए, इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। राइट टू इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, है ना। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होती है उनके हमें क्या लिखने हैं, महत्व लिखने हैं, इम्पोर्टेंस लिखने हैं। तो नाइन्थ है, इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। तो विनिर्माण उद्योग का महत्व। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट इन्होंने लिखा है विनिर्माण उद्योग कृषि पर निर्भरता को कम करते हैं और द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। जो हमारी, जैसे ये हमारा जीडीपी से रहता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक, तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि। तो जो कृषि पर निर्भरता है वो कम करवाते हैं और जो द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र हैं इनमें क्या देते हैं, विनिर्माण उद्योग सेवाएं देते हैं। विनिर्माण उद्योग में यही आ जाता है, जैसे रोड्स बना दी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स बना दी, जो भी हम सेवाएं देते हैं ना वो हम क्या आता है विनिर्माण उद्योग में। विनिर्माण उद्योग दूसरे देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं जिससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। ये क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी करते हैं और जिससे क्या होता है कि विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग वही है जिसमें क्या है, जैसे हम क्या बोल सकते हैं इन्हें, जैसे एमएसएमई सेक्टर होता है, सूक्ष्म लघु मध्यम, ये जो उद्योग होते हैं इनके अंतर्गत आएंगे। ठीक है। जहाँ पे चीज़ें क्या कुछ भी बनती हो तो ये क्या करते हैं, ये जैसे कृषि क्षेत्र में तो हमारी निर्भरता कम कर देते हैं और द्वितीय तृतीय क्षेत्र में सेवाएं भी देते हैं। दूसरा क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं जिससे क्या आती है, विदेशी मुद्रा आती है। ठीक है। अब हम देखते हैं इसका, विनिर्माण उद्योग हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अ, विनिर्माण उद्योग के बाद अथवा में जो क्वेश्चन है वो क्या है, वायु प्रदूषण के दो दुष्प्रभाव लिखिए। अब हमें क्या, वायु प्रदूषण के क्या दुष्प्रभाव होते हैं वो लिखना है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि, देख लेते हैं आंसर पहले फिर हम बताते हैं। ये हमारा एआई वाला आंसर है। तो देखते हैं, वायु प्रदूषण के कई दुष्परिणाम होते हैं जिनमें से कुछ ये हैं। वायु प्रदूषण से कई तरह की बीमारियां होती हैं। ठीक है। जैसे कि स्ट्रोक आ जाता है, हृदय रोग, कैंसर, श्वसन, एलर्जी, अस्थमा, सर्दी, खांसी, दमा, ये सारे क्या होते हैं, रोग होते हैं। हमको क्या है, 2 नंबर का आंसर है तो 2 नंबर से ही हम लिखेंगे। हम देखेंगे कि कौन सा अच्छा पॉइंट है, वो लिख सकते हो आप। वायु प्रदूषण से जीन अपरिवर्तन, ये नहीं लिखना आप लिखना कि वायु प्रदूषण से ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा भी अगर लिखना चाहो तो वायु प्रदूषण से अम्ल वर्षा होती है। एक तो हम पहला पॉइंट लिख देंगे क्या क्या बीमारियां होती हैं, फिर हम लिख देंगे ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है, फिर हम लिखेंगे वायु प्रदूषण से अम्ल वर्षा होती है।
ठीक है ना। और एक आंसर लिखने का तरीका ये भी हो सकता है कि हम जो है वो लिख दें कि मनुष्यों पर प्रभाव, फिर हम लिख दें कि अ, पशुओं, और एक पॉइंट बना के लिख दें मनुष्यों पर प्रभाव उनको क्या होता है, तो बीमारियां वगैरह लिख सकते हैं। पौधों और पशुओं पर प्रभाव, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं पॉइंट बना के। ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा लिखिए। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए, ये जो था ये हमारा 9th क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 10th क्वेश्चन। ठीक है, 10th क्वेश्चन क्या है, रेलवे परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसके अथवा में क्या है, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम लिखिए। है ना, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम लिखिए, या तो फिर रेल परिवहन की अपेक्षा जो सड़क परिवहन है क्यों महत्वपूर्ण है ना। जो रेल परिवहन है उसकी अपेक्षा अगर अपन देखें तो सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है। तो जो टॉपर से इन्होंने ये वाला आंसर लिखा है, रेल परिवहन की अगर तुलना करें तो सड़क परिवहन क्यों इम्पोर्टेंट है ना। तो स्टार्ट करते हैं। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन के महत्वपूर्ण होने के कारण निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, सड़क क्या होती है कि जो ऊबड़ खाबड़ तथा विच्छिन्न भूभाग होते हैं ना, उन पर भी बनाई जा सकती है, जबकि रेल परिवहन का ऐसा नहीं है। रेल की पटरी के लिए हमको एक समतल रास्ता चाहिए होता है। ठीक है, रेल परिवहन में रेल लाइनों के निर्माण की अपेक्षा सड़क निर्माण की लागत भी कम होती है सड़क परिवहन की। ठीक है, जो हमें तीसरा पॉइंट क्या है, कम दूरी कम व्यक्तियों की ले जाने में सड़क मितव्ययी है। जैसे कम दूरी की यात्रा है और कम लोगों को ले जाने में भी सड़क मितव्ययी होती है। इसी कारण से रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन महत्वपूर्ण है। ये इनके पॉइंट है। 3 पॉइंट इन्होंने बहुत अच्छे लिखे हैं। एक तो क्या है कि जो हमारी सड़क है वो हम क्या है कहीं भी बना सकते हैं, है ना, चाहे जैसी ऊबड़ खाबड़ जमीन हो वहाँ पे भी। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये लिखा है की लागत भी कम होती है। तीसरा पॉइंट इन्होंने ये लिखा है जैसे कम दूरी का जो भी अपन को आने जाने का रहता है, तो उसमें भी हमें क्या होती है, मितव्ययी होती है। इसीलिए सड़क परिवहन क्या होता है, रेल परिवहन से अच्छा होता है। ठीक है ना, हमारे देश में तो सड़क परिवहन ही ज़्यादा होता है, रेल परिवहन कम होता है अगर तुलना की जाए तो। फिर हमारा एक क्वेश्चन था कि अ, सुरंग, है ना, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम लिखिए। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम लिखिए। तो ये जो सुरंग है ये कौन सी है, अटल सुरंग है। अटल सुरंग है जो कि हमारे कहाँ पे है, भारत में ही है। ठीक है ना, अटल सुरंग। फिर हम देख लेते हैं क्वेश्चन 11th क्वेश्चन है, भारत देश का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्रों के द्वारा होता है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, लिखिए। एक तो इसमें भी देखिए, इसमें प्रतिशत पूछा गया है कि भारत देश का कितने प्रतिशत व्यापार कहाँ से लिखना है, समुद्र से। और फिर हमको एक लिखना है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, ये हमको बताना है। ये हमारा 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन है, देखिए इनने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है ये वाला आंसर, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण सन 1953 में किया गया था। ठीक है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण सन 1953 में किया गया था, यही इन्होंने पूछा था, ये लिख दिया। फिर इन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिया ताकि इनके नंबर नहीं कटे, है ना। हालांकि 2 मार्क्स का है, अगर इनने फैक्ट पूछा है तो आप फैक्ट ही लिखिए। उदाहरण देखिए, वायु परिवहन के राष्ट्रीयकरण के बाद पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल प्राकृतिक गैसों को उनकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड जैसे राज्यों में हेलीकॉप्टर सेवाएं प्राप्त हुई। खैर, इनका आंसर यहीं पे कंप्लीट हो गया था, ये जो फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये था कि भारत देश के कितने प्रतिशत व्यापार समुद्रों द्वारा होते हैं। तो भारत का कितना है, 95% व्यापार समुद्रों द्वारा होता है। अब हम ये देखिए, ये जो अटल सुरंग है ना, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम लिखिए। तो ये अटल सुरंग है। ठीक है, इसकी लंबाई भी लिखी है 9.02 किलोमीटर। फिर हम 12वां क्वेश्चन देखते हैं, रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था, लिखिए। ये हमको लिखना है। और दूसरा या फिर अथवा में कौन सा है,
500 साल पहले कौन कौन से खाद्य पदार्थ हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे? देखते हैं 12th क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। तो इन्होंने लिखा है, टॉपर्स ने, रेशम मार्ग। अच्छे से पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर आंसर पे जाते हैं। रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था, ये हमको लिखना है। ठीक है ना? तो हमें वो वस्तुएं बतानी है जिनसे रेशम मार्ग से क्या होता है, जिन वस्तुओं का व्यापार होता था। रेशम मार्ग को सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था। इस मार्ग से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हो गया, मसाले इत्यादि वस्तुओं का व्यापार होता था। इसी मार्ग से जो चीनी पॉटरी जाती थी, यह मार्ग एशिया को उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने का कार्य करता था, जहां इन वस्तुओं का समुद्री रास्तों से व्यापार होता था। ठीक है, इन्होंने ये आंसर लिखा है। इन्होंने उत्पाद कौन से लिखे हैं? खाद्य पदार्थ, मसाले। इन्होंने इसका नाम लिख दिया है, इसको सिल्क मार्ग भी कहते हैं। चीनी पॉटरी शब्द का इस्तेमाल किया है, और इन्होंने फिर लिखा है कि हमको रेशम मार्ग जो है वो कहाँ से जोड़ता था और इसके बाद क्या होता था। ठीक है, इन्होंने ये सारी चीज़ें इसमें दी हैं। अब हम देख लेते हैं, अगर हमें वस्तुएं बस लिखनी हो तो हम क्या लिख सकते हैं और वस्तुएं क्या जोड़ सकते हैं। तो रेशम मार्ग से विभिन्न वस्तुओं का व्यापार होता था। जैसे चीन क्या करता था? रेशम, चाय, चीनी मिट्टी के बर्तन भेजता था। भारत क्या भेजता था? मसाले, हाथी दांत, कपड़े, काली मिर्च, कीमती पत्थर भेजता था। रोम से सोना, चांदी, शीशे की वस्तुएं, शराब, कालीन, गहने आदि आते थे। तो ये भी हम ऐड कर सकते हैं अपने आंसर में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? 500 साल पहले कौन कौन से खाद्य पदार्थ हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे? ये अथवा में ही, इसलिए इन्होंने नहीं अटेम्प्ट किया है। हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए, 500 साल पहले क्या नहीं था? आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ जो हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। हम जब क्या पढ़ते हैं, पुर्तगाली आए तो हम देखते हैं कि वो आलू लेके आए, मिर्च लेके आए, है ना? तो ऐसे ही बहुत सारे जो ट्रैवलर हैं उनके माध्यम से बहुत सारे खाद्य पदार्थ हमारे भारत में आए, जिनमें से इनके प्रमुख नाम हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन कौन सा है तो देखते हैं। 12th क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब हमको 13 क्वेश्चन देखना है। 13 क्वेश्चन है कि लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों जाना जाता था? या फिर अथवा में क्या है, ये भी 2 नंबर का है। 2 नंबर के आंसर है ना, बहुत बड़े बड़े नहीं लिखने हैं आपको। ठीक है, और बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती क्यों थी? ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, फिनिशिंग सेंटर क्यों कहा जाता है, और श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर क्यों घटती बढ़ती थी, ये बताना है। ठीक है, मतलब श्रमिकों को कभी काम मिल गया, फिर उनको कभी छोड़ना पड़ा, तो क्यों? तो ये हमारा प्रश्न नंबर 13 था। उत्तर नंबर 13 है। इन्होंने लिखा है अथवा वाला, मतलब जो श्रमिक वाला है ना, वो वाला इन्होंने आंसर अटेम्प्ट किया है। तो बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग घटती बढ़ती रहती थी, क्योंकि उद्योग समय के आधार पर कार्य बहुत होता है। तो ये देखिए, ऐसा है कि जब कार्य बहुत होता है तो श्रमिकों की मांग भी क्या होती है? अधिक हो जाती है। इन्होंने यहाँ पे मैं लिखना भूल गए हैं, उद्योगों में समय के आधार पर। यहाँ पे इन्होंने मैं नहीं लिखा है, इसीलिए ये हमारा सेंटेंस बन नहीं रहा था। देखिए, तो उद्योगों में समय के आधार पर कार्य बहुत होता है, तो श्रमिकों की मांग भी क्या होती है? अधिक हो जाती थी। मौसम के, या फिर यहाँ मौसम भी लिख सकते थे, उद्योगों में मौसम के आधार पर कार्य बहुत होता है, तो श्रमिकों की मांग अधिक हो जाती थी। और मौसम के अनुरूप कार्य करने वाले मजदूर जो होते थे, कृषक, जब फैक्ट्रियों में उत्पादन होता था, खेती बाड़ी करते थे, लेकिन जब यह कार्य पूरा हो जाता था तब कृषक मजदूर के पास कोई कार्य नहीं होता था, अतः ये खाली रहते थे। मतलब कुछ समय इन्होंने क्या कर ली? खेती कर ली। जो मजदूर होते थे, कृषक होते थे, है ना, तो खेती कर ली। जब फैक्ट्रियों में काम हुआ तो उधर काम कर लिया, और बाकी समय ये क्या होते थे? वो रहते थे, मतलब फैक्ट्रियों में काम नहीं मिलता था तो इनकी मांग नहीं रहती थी,
तो मांग क्या हो जाती थी, घट जाती थी। मौसम के अनुरूप मतलब जैसा काम आया वैसा ही इनको काम मिल जाता था फैक्ट्रियों में। ठीक है, तो यही इन्होंने बताने का प्रयास किया है। एक बार और पढ़ लेते हैं आंसर, है ना, क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग घटती बढ़ती रहती थी, क्योंकि समय के आधार पर कार्य उद्योगों में समय के आधार पर कार्य बहुत होता है, तो श्रमिकों की मांग अधिक हो जाती है ना थी। मौसम के अनुरूप कार्य करने वाले मजदूर कृषक जब फैक्ट्रियों में उत्पादन होता था, खेती बाड़ी करते थे, लेकिन जब यह कार्य पूरा हो जाता था, तब कृषक तथा मजदूर के पास कोई कार्य नहीं होता था, तब ये खाली रहते थे, है ना। जब फैक्ट्रियों में काम हुआ तो उनने काम कर लिया, नहीं हुआ तो नहीं किया, और ये उसके बाद खाली बैठे रहते थे। इस प्रकार बहुत सारी उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती रहती थी। ठीक है, इसका आंसर तो ठीक है। और इसका अथवा वाला हम देखते हैं क्या है, कि लंदन को फिनिशिंग सेंटर क्यों कहा जाता था, तो इसका आंसर देख लेते हैं। लंदन को फिनिशिंग सेंटर इसलिए भी, इसका एक सीधा सीधा आंसर है, क्योंकि वहाँ पर फिनिशिंग होती थी कपड़ों वपड़ों की। ठीक है ना, तो लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता था, क्योंकि इंग्लैंड के जो भी कपड़ा व्यवसायी है वो स्टेपलर से ऊन खरीदते थे, है ना, और उसे सूत काटने वालों के पास पहुंचा देते थे। इससे जो धागा मिलता था उसे बुनकरों, फुलर और रंगसाजों के पास ले जाया जाता था। जो व्यापारी है उन्होंने खरीदा, उनको स्टेपलर्स के पास दे दिया, तो उन्होंने क्या कर दिया, ऊन काट दिया, और जो धागा मिला उनको बुनकरों के पास दे दिया, रंगसाजों के पास दे दिया। ठीक है, तो लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी, जो फिनिशिंग होता है ना, जो फाइनल टच होता है वो मिलता था, है ना। इसके बाद अंतर निर्यातक जो है, व्यापारी कपड़े को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच देते थे, इसीलिए लंदन को फिनिशिंग बाजार के रूप में जाना जाता था। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन हो गए हैं, और हम देखते हैं अब कौन सा क्वेश्चन है। अब हमारा क्वेश्चन, तो 14th क्वेश्चन कौन सा है, मुद्रण तकनीक सबसे पहले किन देशों में विकसित हुई। और अथवा में एक क्वेश्चन है कि योहान गुटेनबर्ग ने मुद्रण क्षेत्र में क्या कार्य किया। ठीक है, तो इन्होंने देखते हैं कौन सा आंसर लिखा है। इन्होंने लिखा है कि मुद्रण तकनीक जो है वो कहाँ पे विकसित हुई। तो मुद्रण तकनीक सबसे पहले चीन, जापान, कोरिया जैसे देशों में विकसित हुई। और पहले चीन में क्या होता था कि जो वुड ब्लॉक्स है ना, वुड ब्लॉक काठ की तख्ती में छपाई होती थी। बाद में किताबों का सुलेखन करने वाले लोग एक्कार्डियन शैली में किनारों को मोड़कर किताबें छापी जाने लगी। ये इनका आंसर है। और पता है, एक और रोचक बात यह है कि चीन ने तो कागज का आविष्कार बहुत पहले कर लिया था, पर यह है ना, इसने छुपा के रखा था। फिर बाद में जैसे व्यापारी आ, लोग आवागमन करते थे, तो पता चला कि चीन में कागज का विकास हो चुका है। फिर धीरे धीरे बात पूरे देश में फैली। हम एनसीईआरटी में लिखा है। हमारा क्वेश्चन तो था किन देशों में विकास हुआ सबसे पहले, तो चीन, जापान और कोरिया जैसे देशों में। फिर इन्होंने बताया कि चीन में कैसे किया जाता था। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा गुटेनबर्ग से संबंधित, कि योहान गुटेनबर्ग ने मुद्रण क्षेत्र में क्या कार्य किया। इन्होंने तो ये आंसर लिखा है, तो योहान गुटेनबर्ग का हम देख लेते हैं। गुटेनबर्ग ने अपने ज्ञान और अनुभव से मुद्रण क्षेत्र में 1448 ईस्वी में छापाखाना का क्या किया, आविष्कार किया। इसे प्रिंटिंग प्रेस बोलते हैं। क्या है, जैतून जो पेड़ने की मशीन है ना, इनको आइडिया कैसे आया, तो जैतून पेड़ने की मशीन को आधार बनाकर उसने प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया। जो छापाखाना लिखा है ना इधर, वही प्रिंटिंग प्रेस है। तो हमारे यहाँ जैसे सरसों का तेल पेड़ने वाली मशीन देखी होगी अगर आपने, ऑयल मिल जहाँ अपन जाते हैं, वैसे ही उन्होंने जो उनके इसमें दिमाग में कैसे मतलब आइडिया आया, तो उन्होंने जैतून पेड़ने की जो मशीन है ना, उनको देखा तो उनके दिमाग में ये आइडिया आया। फिर इस क्या है कि इस छपाई मशीन में पेंच की सहायता से लंबा जो हैंडल है ना, वो लगाया गया था। पेंच को घुमाकर प्लाटेन को गीले कागज पर दबाया जाता था। जो भी प्लाटेन है उसको क्या, गीले कागज पर दबाया जाता था, और सांचे का उपयोग कर अक्षर की धातु की आकृतियों को ढाला गया। और सांचे का उपयोग कर लेते थे, तो उसके माध्यम से अक्षरों की धातु की आकृति जो है उनको ढाला गया। इन टाइपों को घुमाने या मूव करने की व्यवस्था भी
की गई थी। तो अब ये देखते हैं कि ये मशीन कैसी थी। ये है मशीन, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये जो यहाँ पे एक शब्द आया है ना, हैंडल लगाया गया पेंच की सहायता से, तो ये वाला जो हैंडल है वो लगाया गया। फिर यहाँ पे इस ये जो तख्ती है, इसमें एक तख्ती है, एक इसमें क्या है, कागज रख दिया जा ये इस तख्ती में कागज रख दिया जाता था। फिर यहाँ पे जो है ये छापे खाने हैं ना, इनकी सहायता से वो कर लिया जाता था। इसको दबाते थे, बहुत ही ज़्यादा मैंने वो दिया है। इसको जो ये पेंच है ना, इसको दबा देते थे, और यहाँ पे जो कागज रखा रहता था, और ये जो सांचे हैं, सांचे यहाँ पे रखे रहते हैं, तो इनकी मदद से क्या होता था, इसको दबाते थे तो नीचे जो कागज रखा रहता था ना, उस पे जो सांचे में लिखा है वो छप जाता था। और अक्षरों को मूव करने की वो भी विधि थी। ऐसे में क्या हुआ कि कोई लिखता था तो एक बुक लिखेगा, फिर दूसरी, ऐसे में जैसे इन्होंने लिखी बुक, तो एक ही जैसे सांचे थे तो उससे बहुत सारी बुक लिखने लगी। अब ये नहीं है कि कोई लिखेगा बुक, फिर वो बहुत महंगी भी होती थी, इसलिए इसको एक क्रांतिकारी बदलाव भी कहा जाता है। इसका एक क्वेश्चन भी आया है और कि क्या फायदे हुए, हम देखेंगे वो भी। उसमें और समझ में आ जाएगा कि मुद्रण तकनीक एक क्या है, क्रांतिकारी साबित हुई, है ना। और ये कौन सा हमने 14th क्वेश्चन कर लिया है, अब हम 15th करेंगे। 15वें क्वेश्चन क्या कहते हैं कि मुद्रण संस्कृति के दो परिणाम लिखिए। अब यही पूछा गया है ना कि मुद्रण संस्कृति आई, जो प्रिंट कल्चर आया, तो उसके क्या परिणाम हुए, है ना। अथवा में क्या है, 19वीं सदी की मशहूर लेखिकाओं के नाम लिखिए। इन्होंने आंसर लिखा है लेखिकाओं के नाम। 19वीं सदी की मशहूर लेखिकाओं के नाम निम्नलिखित है। एक तो इन्होंने लिखा है पहले में रस सुंदरी देवी, जिन्होंने जिन्होंने आमार जीवन नामक आत्मकथा लिखी। उनकी यह आत्मकथा बंगाल में प्रकाशित हुई थी, है ना। आमार शब्द जो है बंगाल या बांग्ला भाषा में ही प्रयोग किया जाता है। आपने सुना होगा आमार सोनार बांग्ला। जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसके टाइम पे ये नारा दिया गया था, अमार सुनार बांग्ला। तो ये इन्होंने लिखा है अमार जीवन नामक एक आत्मकथा लिखी थी। इनका नाम क्या है, रस सुंदरी देवी। और ज्योतिबा फुले जैसी लेखिकाओं ने महिलाओं के जीवन तथा उनके संघर्षों के बारे में लिखा। ठीक है, कि यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। इन्होंने लिखा है पर आप सुधार लीजिएगा। यहाँ पे लेखिकाओं के नाम पूछे गए हैं, और चूंकि ज्योतिबा फुले जो थे वो लेखक थे, लेखिका नहीं थी। आ, है ना। ये जो लेखक है सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले इनके पति थे, तो आप सावित्रीबाई फुले का नाम लिख सकते हैं इसकी जगह। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो 19 ये तो इन्होंने लिखा है, तो ये तो इन्होंने सही लिखा है, बस उसमें नाम करेक्ट कर लीजिए। मुद्रण संस्कृति की दो परिणाम लिखिए। अब जो मुद्रण संस्कृति मैंने बोला है क्रांतिकारी साबित हुई, तो इसके परिणाम लिखिए कि कैसे। तो देखिए कैसे, ये हमारा एआई जनरेटेड आंसर है। मुद्रण संस्कृति से लोगों में ज्ञान उदय और प्रकृति का प्रकाश फैला, है ना। लोगों में ज्ञान का उदय हुआ, है ना। क्योंकि लोगों के पास, जैसे आपके पास किताब होती है तो आप पढ़ते हो, और आपका भी तो ज्ञान अर्जन होता है कि नहीं। तो मुद्रण संस्कृति से लोगों में एक तो ज्ञान उदय और प्रकृति का प्रकाश फैला। एक वो आपने शब्द सुना होगा पुनर्जागरण, मुद्रण तकनीक का बहुत ज्यादा योगदान है उसमें, है ना। लोगों में निरंकुश सत्ता से लड़ने के लिए नैतिक साहस बढ़ा। ठीक है। मुद्रण संस्कृति से वाद विवाद की नई संस्कृति का जन्म हुआ, वाद विवाद की नई संस्कृति का भी जन्म हुआ। धर्म और जो भी ये मुख्य है, धर्म और आस्था को तार्किकता की कसौटी पर कसने से मानवतावादी दृष्टिकोण विकसित हुआ। क्या है, धर्म के नाम पे जो उस समय क्या था, धर्म के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता था। मतलब कि जैसे कि बाइबल का उधर आता है, क्योंकि पुनर्जागरण में उसी का उल्लेख है, कि कहा जाता था पादरियों द्वारा कि इसमें ऐसा कहा गया है, ऐसा कहा गया है, पाप मोचन, बहुत सारे मिथ उसमें भी ऐसे विद्यमान थे। तो
धर्म और जो आस्था है ना, अब उसको भी तार्किकता की कसौटी पर कसने से क्या हुआ कि मानववादी दृष्टिकोण का विकास हुआ। मानव को भी अहमियत दी जाने लगी, है ना, उसको भी तर्क की कसौटी पर कसा हमने, धर्म और आस्था को भी, क्योंकि मुद्रण तकनीक के माध्यम से सबके पास धार्मिक पुस्तकें भी पहुंच चुकी थी। उन्हें पता था कि क्या लिखा है। और धार्मिक पुस्तकों में हमेशा ही अच्छी बातें होती हैं। जो मध्यस्थ लोग होते हैं वो इनका गलत वो क्या कर देते हैं कि परिभाषित कर देते हैं उनको। और मुद्रण तकनीक से शिक्षा का प्रसार हुआ, है ना, पुस्तकों की उपलब्धता से शिक्षा फैली। तो ये पॉइंट हो गए हैं। इसमें तो बहुत सारे पॉइंट है, आप 3-4 लिख लीजिए। अब पहला पॉइंट है जो ज्ञान वाला है, फिर दूसरा पॉइंट है वाद विवाद वाला, फिर ये वाला पॉइंट हो गया शिक्षा का प्रसार, ये वाले लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये हमारा 15 क्वेश्चन था, 15वां क्वेश्चन था। अब हम करेंगे 16वां क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, द्वितीयक क्षेत्र की दो विशेषताएं लिखिए, या फिर तृतीयक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो हम देखते हैं, इन्होंने लिखा है द्वितीयक क्षेत्र की विशेषताएं। तो द्वितीयक क्षेत्र की दो विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली तो, द्वितीयक क्षेत्र में प्राकृतिक पदार्थों को विनिर्माण के जरिए उन्हें विनिर्मित किया जाता है। द्वितीयक क्षेत्र आपको पता है, इन्होंने उदाहरण देके समझाया भी, जैसे कि गन्ने से चीनी बनाना, है ना, कपास से कपड़ा बनाना। इन प्रक्रियाओं के जरिए उद्योगों का सृजन होता है, जिससे रोजगार का भी सृजन होता है। इसी कारण द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र मुख्यतः इनमें क्या होता है कि जो प्राकृतिक पदार्थ है उनसे वस्तुओं विनिर्मित की जाती है ना। जैसे चीनी से जैसे कि सॉरी गन्ने से चीनी बना ली, कपास से कपड़ा, तो जो चीनी है ना ये द्वितीय क्षेत्र में आएगा। जो कपड़े का उत्पादन किया वो द्वितीय क्षेत्र में आएगा, है ना। इनसे क्या होता है कि कृषि क्षेत्र में जो श्रम शक्ति लगी हुई है वो इस द्वितीय क्षेत्र में आती है, तो लोगों को रोजगार भी मिलता है। दूसरा क्वेश्चन अथवा में क्या है, तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, तो ये हम आंसर देख लेते हैं। तृतीय क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीयक के विकास में मदद करती है। ये क्षेत्र स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती है। तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र भी कहते हैं इसको। तो ये क्या होता है, जैसे प्राथमिक में मुख्यतः कृषि ली जाती है, द्वितीय क्षेत्र में और भी है पर मुख्यतः अपन कृषि, जैसे गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं तो वो प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। द्वितीय क्षेत्र में जैसे आ जाएगा गेहूं से ब्रेड बना दिया, आटा बना दिया, तो ये द्वितीय क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र में क्या आ जाता है, सेवाएं देते हैं, जैसे कि क्या आ गया हमने आ, जैसे ये ब्रेड है ना, इसको हमने एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऑनलाइन के माध्यम से पहुंचा दिया, तो ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। जैसे कि अभी बहुत सारी साइट चल रही है उनके माध्यम से। फिर और सेवा क्षेत्र में क्या आ जाता है, जैसे बैंकिंग सुविधा हो गई, पर्यटन में जो अपने को सुविधाएं मिलती हैं वो हो गया, जैसे बस से आना जाना, ये सारी चीज़ें सेवा क्षेत्र में रहती हैं। सेवा क्षेत्र में कोई उत्पादन तो नहीं हो रहा है देखो, है ना, जैसे हम आ जा रहे हैं पर्यटन के बसों के माध्यम से, तो उत्पादन नहीं हो रहा है, आने जाने की जो सुविधा दे रहे हैं ना। बैंकिंग सेवा में जो लेन देन करते हैं उनकी सेवा देना, जैसे हम बाहर रहते हैं तो हॉस्टल में, तो जो सेवाएं देते हैं उनको तृतीय क्षेत्र में रखा जाता है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें लिखा है कि ये जो क्या है, ये गतिविधियां वस्तुओं के उत्पादन की बजाय सेवाओं का क्या करती हैं, सृजन करती हैं, इसीलिए इन्हें तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे कि लिखा है बैंक हो गया, संचार हो गया, है ना, डॉक्टर भी सेवा देते हैं, वकील हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम देखते हैं हमारा 16 क्वेश्चन हो गया है। अब हम देखते हैं 17 क्या है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहाँ स्थापित की जाती हैं, एक क्वेश्चन वो है, और दूसरा दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है इसमें। बहु मतलब बहुत सारे, राष्ट्र मतलब एक से अधिक राष्ट्रों में जो कंपनियां रहती हैं उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा आंसर लिखा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसे स्थानों पर स्थापित की जाती हैं जहां उन्हें, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कहाँ स्थापित की जाती हैं, ठीक है। तो कहाँ ऐसे स्थानों पर स्थापित की जाती हैं जहां उन्हें क्या क्या मिले, सस्ता श्रम मिल जाए, ठीक है, बाजार के निकट स्थान हो, उत्पादन क्षमता भी क्या हो, अधिक हो,
अन्य सभी आवश्यक साधन जैसे पानी, वायु, पर्याप्त साधन जो भी है वो उपलब्ध हो। श्रम हो गया, बाजार हो गया, उत्पादन क्षमता अधिक हो गई, जो भी संसाधन चाहिए वो उपलब्ध हो। और में क्या था, दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखने थे। तो इसमें से देखिए, टाटा ग्रुप हो गया, सैमसंग हो गया, और जिनके भाई बहन बी क्षेत्र में होंगे उनको पता होगा, विप्रो का नाम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फेमस रहता है। तो ये सारी क्या होती हैं, बहु राष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। ठीक है, बाकी ये जो हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो वो हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमने यहाँ तक कर लिए हैं। यहाँ से 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, वो थोड़े आंसर बड़े होते हैं और उनको, है ना, क्योंकि हमें 1 नंबर इसमें ज़्यादा मिल रहा है तो हमको थोड़े से बड़े आंसर लिखने होते हैं। ये भी बहुत लंबा वीडियो खिंच गया क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। और आपको अगर एक साइट मैंने देखी है जो मुझे गूगल पे मिली है, आप लोगों को भी अगर लगता है कि मतलब वीडियो नहीं देखना है और आपको पेपर मिल जाए, आंसर मिल जाए, तो एक साइट है, ये नीचे दिख रही, ये नीचे लिखी है, सॉरी, ये देखिए, ये साइट आपको दिखी, mpboardonline.com, है ना। तो इसके माध्यम से आप पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं और इन्होंने आंसर भी लिखे हैं। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं अगर आपको वीडियो देखने का टाइम नहीं है, और उसके माध्यम से अगर आपको जैसे आंसर भी लिखना है तो आंसर भी लिख सकते हैं उधर से। थैंक यू सो मच, ये 2 मार्क्स का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन डालेंगे, उनको लिखने का तरीका डालेंगे। थैंक यू सो मच।